जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं, आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। कितने प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं उसके बारे में दोस्तों हम आज पढ़ेंगे। दोस्तों, ये निदा फाजली का शेर है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। वो कहते हैं कि दोस्तों, आपको चाहे छोटा काम करना चाहे बड़ा काम करना है, दोस्तों सफर समस्याएं तो सभी में आपको क्या रहेगी, मौजूद रहेगी। अगर आप इन समस्याओं को डील कर ले तो अच्छे से, तो आप चलो। और सभी ये भीड़ में निकल सको तो चलो के माध्यम से कहते हैं कि ये भीड़ है जो दोस्तों आपको अपने में गुम कर लेना चाहती है। अगर इस भीड़ से आप अलग ख्याति अर्जित करना चाहते हैं, या सूरज के जैसे चमकना चाहते हैं, या एक अभूतपूर्व उपलब्धि अर्जित करना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों भीड़ से अलग विचार रखने पड़ेंगे, अलग काम करने पड़ेंगे। इसलिए ये दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पंक्तियाँ सदैव आपके जहन में मौजूद रह के आपको प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, भारत में संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, क्या आज हम पढ़ेंगे भारत में संविधान संशोधन। सं, भारत में संविधान संशोधन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बतलाता हूं कि संशोधन क्यों आवश्यक है। ठीक, संविधान कब बना दोस्तों? हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था। किसने बनाया था? संविधान सभा के द्वारा इसे बनाया गया था। कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950 को। अब ये संविधान हमारा 26 जनवरी को लागू हो गया था, ठीक है, तो इसमें संशोधन की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले तो आपको ये बात आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि संविधान में संशोधन की क्या आवश्यकता। तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता इसलिए दोस्तों कि समय में परिवर्तन के अनुसार, ठीक, समय में परिवर्तन के अनुसार क्या होता है दोस्तों, बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है, परिस्थितियां बदल जाती है, समाज बदल जाता है, ठीक है, हमारा पहनना ओढ़ना तक बदल जाता है। तो जब सब कुछ बदल रहा है तो उसके अनुकूल संविधान में संशोधन परिवर्तन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों। कि हम देखते हैं कि 1950 में हम समलैंगिकता की बात नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन आज हम समलैंगिकता की बात करते हैं, ठीक है, एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों की बात करते हैं। तो जब संविधान लागू हो रहा था तो उन्होंने इस बात को महत्व नहीं रखा था। अब जब समय परिवर्तित हो गया है या हमारा समाज ज़्यादा उदार हो चुका है, तो हम बुर्का पे प्रतिबंध की भी बात करते हैं, समलैंगिकता के अधिकारों की बात करते हैं, या फिर जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की भी बात करते हैं, कि ये सभी क्या होता है, हमारे जो संविधान की मूल आत्मा को क्या रूप देते हैं। इसलिए इनमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों, संविधान में संशोधन क्या होता है, एक विकासशील समाज या किसी भी संविधान को जो मूल भावना के अनुकूल होता है कि उसमें समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है या नहीं। तो इसलिए दोस्तों, संविधान में जो संशोधन का प्रावधान, ठीक है, कहाँ से लिया गया है? हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है दोस्तों, वहां से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन का प्रावधान लिया है। कि अब इसकी विशेषता क्या है संविधान में संशोधन की? पहला क्या है, लचीला और सख्त है। कि भारतीय संविधान ना तो बहुत लचीला है जैसे ब्रिटेन जैसे, और ना ही बहुत सख्त है। ठीक है दोस्तों, तो जो ब्रिटेन का संविधान है वो काफी ज्यादा लचीला है। उसमें मतलब साधारण बहुमत के द्वारा या एक वर्ग विशेष अगर विरोध करता है कि संविधान में प्रावधान होना चाहिए, तो वो कहाँ, वो प्रावधान का संविधान में जुड़ जाता है। इसके विपरीत दोस्तों, जो अमेरिका का संविधान है वो काफी ज्यादा कठोर है। मैं आपको यहाँ बतलाना चाहूंगा कि अभी तक जो अमेरिका संविधान है इसमें केवल 7 ही संशोधन हो पाए हैं। ठीक, अभी तक केवल जो 1787 से दोस्तों लगभग ये क्या है, लागू है, जिसमें अभी तक कितने हुए हैं, 7 संशोधन ही संविधान में अमेरिका में हो पाए हैं। तो ये इसकी कठोरता को दर्शाते हैं। जबकि जो ब्रिटेन का संविधान है लिखित नहीं है दोस्तों, लिखित नहीं है, मतलब जो रूढ़ीय प्रथाओं के आधार पर ही है, इसमें कभी भी संशोधन हो सकता है। जब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान की, तो ना तो कभी कभी ये ना ज़्यादा लचीला है और ना ज़्यादा कठोर है। ये क्या है, दोनों का जो गुण है, लचीला और कठोरपन, दोनों को समय परिस्थिति के अनुकूल अपना लेता है। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 368, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए संसद संविधान में जोड़ जोड़ सकती है, कुछ भी बदलाव कर सकती है, निरसन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकती है।
ये बात केशवानंद भारती 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मूल संरचना से तात्पर्य होता है दोस्तों, मूल संरचना से तात्पर्य होता है दोस्तों कि जो जिस भावना से संविधान का निर्माण किया गया है, ठीक, जिस भावना से संविधान का निर्माण किया गया उसका हनन नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में क्या है, संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है जहाँ पे केंद्र रहेगा और राज्य रहेगा। एकल नागरिकता है दोस्तों, ठीक है। ऐसा है क्या कि बिहार का कोई अलग नागरिक है, उत्तर प्रदेश का अलग नागरिक, हम सभी क्या कहलाते हैं, भारतीय नागरिक कहलाते हैं। शक्तियों का विभाजन किया गया है कि कुछ कानून, शक्तियों का विभाजन मतलब केंद्र सरकार है, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में तीनों का क्या रहेगा कि शक्तियाँ प्रदान की गई है कि इस कार्य क्षेत्र में ये कानून का निर्माण। लेकिन अगर कोई जैसे कि केंद्र सरकार ज़्यादा सत्ताधारी वर्ग हो जाता है या अधिनायकवादी शासन लागू करने का प्रयास करती तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा का हनन करेगा तो केंद्र सरकार कानून बना के उसको निरस्त कर देगी। या संसद कोई ऐसा कानून बनाती है कि जो नागरिकों अधिकारों के खिलाफ है तो वहाँ पे फिर कोर्ट आ जाएगी। इस प्रकार से क्या हो गया, शक्तियों का विभाजन है। ये क्या है, हमारी मूल संविधान की क्या है दोस्तों, विशेषता है, ठीक है। तो इस भावना का हनन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, ये बात कहाँ लिखी गई है, मूल संरचना का सिद्धांत है, ठीक है। तो संसद क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना में क्या होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। ये बात कब आया, 1973 में केशवानंद जो भारती केस था दोस्तों, हमारे जो न्यायिक प्रणाली का एक काफ़ी विस्तृत केस है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण केस है केशवानंद भारती केस, जिसमें कोर्ट ने कह दिया था कि मूल संरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब आगे देखते हैं हम कि संशोधन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, कि भाई संविधान में हमको क्या करना है, संशोधन करना है, ठीक, संविधान में संशोधन करना है तो कैसे, बात आती ना कैसे होगा, कि भाई कोई भी जाके करा देगा या मंत्री करेंगे या गैर मंत्री करेंगे या संसद का किसी भी पार्टी का व्यक्ति कर देगा या फिर लोकसभा में होगा, राज्यसभा में। तो अब देखते हैं किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई। कि पहला क्या है कि संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, राज्य विधानसभा। दोस्तों हमारे जो संसद है, ठीक, संसद में क्या है, एक होती है लोकसभा तो दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक। ये निम्न सदन है दोस्तों और ये क्या है, उच्च सदन है। लोकसभा निम्न सदन है और ये क्या है, राज्यसभा उच्च सदन है। तो ये जो संविधान संशोधन का जो विधेयक है दोस्तों, वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, ठीक है। कहाँ लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। फिर दूसरा क्या है, इसे मंत्री या निजी सदस्य द्वारा विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं। अब दोस्तों आपने ये दो शब्द देखे कि मंत्री और निजी सदस्य। मंत्री से तात्पर्य होता है दोस्तों कि जो सरकार में कैबिनेट मंत्री है, ठीक, या राज्य मंत्री है या उप मंत्री है, या इसको फिर हम इस प्रकार से कह लें कि जो सत्ताधारी वर्ग है, सत्ताधारी वर्ग, इसके द्वारा जो विधेयक लाया जाता है दोस्तों उसे क्या कहलाया जाता है, सरकारी विधेयक कहलाता है, ठीक। मान के चलो जो भाषाओं से संबंधित कोई प्रावधान सरकार करना चाहती है तो सरकार के कोई मंत्री, मान के चलो जो जेपी नड्डा जी द्वारा कोई विधेयक लाया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक या सरकारी विधेयक कहलाएगा। निजी विधेयक क्या होता है, जो सरकार के अलावा, सरकार के अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी सांसद, व्यक्ति नहीं दोस्तों, सांसद अगर कोई संसद में विधेयक लाता है या संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक लाता है तो वो क्या कहलाएगा, निजी कहलाएगा। जैसे मान के चलो राहुल गांधी की बात करते हैं, ठीक है, राहुल गांधी की बात करते हैं या अन्य कोई विपक्षी सपा से कोई सांसद है जैसे अखिलेश यादव कोई विधेयक लाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, निजी विधेयक कहलाएगा, निजी विधेयक कहलाएगा। सरकारी और मंत्री, ठीक है। अब विधेयक को पास कराना, ठीक है, और ये एक बात है दोस्तों कि जो विधेयक होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती। कि जो संविधान संशोधन से संबंधित जो भी विधेयक रहेगा उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। कहाँ पेश किया जाता है, या तो लोकसभा में कर सकते हैं या राज्यसभा में। राष्ट्रपति की अनुमति बिल्कुल नहीं हो सकती है, जरूरी नहीं होती है। फिर क्या, विधेयक को पास करना, फिर क्या है, सदन में जो विशेष बहुमत से पास होना चाहिए,
ठीक है, कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। कुल सदस्यों का बहुमत से तात्पर्य होता है दोस्तों कि मान के चलो कोई सदन है, एक ए सदन है, इसमें 100 सदस्य हैं या 100 MLA हैं, उसका जो बहुमत कितना हो जाएगा दोस्तों, 50+1, ये बहुमत कहलाएगा। कितना है, 51। पहले तो ये होना चाहिए। फिर दूसरा कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, तो मान के चलो कि 60 है, ठीक है, 60 सदस्य, 60 सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। पहले तो क्या जरूरत है कि पहले तो बहुमत होना चाहिए कि सदन का बहुमत, सदन का बहुमत मतलब आधे से अधिक, सदन का बहुमत मतलब आधे से अधिक। और फिर उसके बाद दूसरी स्थिति क्या है कि सदन में जितने लोग हैं, मतलब 51 तो होना चाहिए, 51 से ऊपर होना चाहिए। फिर जितने उपस्थित है उनका 2/3 होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका 66% दोस्तों होना आवश्यक है या जरूरी है, तभी क्या हो जाएगा वो लोकसभा से या राज्यसभा से विधेयक को पारित माना जाएगा। फिर दूसरा, यदि दोनों सदनों में मतभेद हो तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक से तात्पर्य होता है दोस्तों, जैसे हमारे दो पक्षों के बीच में कोई गुट की लड़ाई होती है तो दोनों में सद्भाव स्थापना के लिए कोई जो अधिकारी वर्ग होता है, ठीक है, ए पक्ष और बी पक्ष को दोनों को साथ लाता है, बातचीत कराता है और समस्या हल करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसी प्रकार से संयुक्त बैठक जब जो सदन में विधेयक पास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक कराई जाती है और फिर उसे सदन में पेश कराने का क्या किया जाता है, प्रावधान किया जाता है। लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसमें ऐसा प्रावधान बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर राज्यों की स्वीकृति, यदि संशोधन संघीय प्रावधानों से प्रभावित करता है तो आधे से अधिक विधानसभा स्वीकृति क्या होनी चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। कि जैसे संघीय व्यवस्था दोस्तों, हमारी संघीय व्यवस्था हमने अपनाई है, जैसे हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक, शक्ति का विभाजन, जो 7वीं अनुसूची है, इससे संबंधित अगर कोई प्रावधान है तो आधे से अधिक, कैसे 28 राज्य हैं दोस्तों, ठीक है, 28 राज्य है तो 16 राज्यों की अनुमति क्या होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, 16 राज्यों 15 राज्यों की क्या होना, अनुमति होना क्या है दोस्तों, आवश्यक है, तभी वो विधेयक क्या कहलाएगा, लागू कहलाएगा। ठीक है, अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो संघीय प्रावधानों से क्या रहेगा कि पहले तो सदन में 51% बहुमत मतलब आधे से अधिक हो। दूसरा क्या है, उपस्थित और मतदान का 2/3, ठीक है, मतलब 66% से पास होना चाहिए। तीसरा क्या है, संघीय विशेषता है, संघीय विशेषता तो 15 राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है, 15 राज्यों की स्वीकृति क्या है, आवश्यक है। ठीक है, 51%, 2/3 और फिर संघीय। फिर राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से सहमति देनी होती है, वो विधेयक को रोके वापस नहीं भेज सकता। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब विधेयक लोकसभा से चला गया, ठीक, प्लस राज्यसभा से भी पास हो गया, अब ये कहाँ जाता है, क्या हो, सिग्नेचर होने के लिए, क्योंकि जो हमारा देश का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, इसके हस्ताक्षर करते हैं, तभी क्या होता है, कोई भी कानून का अधिनियमित होता है। तो इनके हस्ताक्षर के लिए जब ये जाएगा तो क्या रहेंगे, जो प्रेसिडेंट है हस्ताक्षर करने के लिए क्या होंगे, बाध्य होंगे। ठीक, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, तो जब भी जो राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन से जो विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति को उस पर अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे। फिर क्या है, अगला अंतिम चरण, राष्ट्रपति की सहमति के विधेयक संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है या इससे कानून बन जाएगा और क्या हो जाएगा, संपूर्ण देश में लागू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार और रिकॉल करा देना चाहता हूँ कि संशोधन प्रक्रिया किसी भी सदन में हो सकता है, या वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो। ठीक है, कोई मंत्री भी और निजी व्यक्ति भी क्या पेश कर सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। फिर विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, मतलब पहले तो क्या कि सदन का क्या होना चाहिए, बहुमत, मतलब 50% से अधिक जो सदन की टोटल सीट है उसका। फिर उपस्थित 50% से ज़्यादा उपस्थित है तो उनका 2/3, ठीक है, 2/3 होना चाहिए। फिर संयुक्त बैठक नहीं होती है। फिर अगर संघीय व्यवस्था है तो आधे से अधिक राज्य, तो 28 राज्य है दोस्तों, तो आधे से अधिक मतलब 15 राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। फिर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से क्या होता है, बाध्य होता है सिग्नेचर करने के लिए, क्योंकि दोनों सदनों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी गई है।
फिर अंतिम चरण राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा, वो अधिनियम बन जाएगा या कानून बन जाएगा। अब संशोधन के प्रकार कितने हैं, ठीक है। संशोधन के प्रकार, पहला क्या होता है दोस्तों, साधारण बहुमत से, ठीक है, मतलब सिंपल मेजोरिटी की बात की जाती है। साधारण बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत होता है दोस्तों कि मान के चलो 100 व्यक्ति हैं, जब 100 व्यक्ति मत वोट करेंगे तो मान के चलो ये किसी को 51 मिले, किसी को 49 मिले, तो अगर इनका क्या है मध्यमान कितना है दोस्तों, या जो 50 है कि 50 इसको मिलेंगे 50 इसको मिलेंगे, तो ये बहुमत कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब एक व्यक्ति को 50 में से एक वोट ज़्यादा मिल जाते हैं तो ये बहुमत कहलाएगा। यही क्या होता है दोस्तों, साधारण बहुमत होता है, ठीक है। तो साधारण बहुमत के अंदर नए राज्यों का गठन, प्रवेश, इससे संबंधित कोई विधेयक है। विधान परिषदों, विधान परिषद क्या होता है, किसी राज्य का उच्च सदन होता है कि उसका गठन करना है किसी राज्य में या फिर उसको समाप्त करना है, उससे संबंधित। सांसदों, न्यायाधीशों के वेतन जो उनकी पेमेंट की जाती है उससे संबंधित। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतलब क्षेत्रों का फिर से पुनर्वर्गीकरण करना क्या कहलाता है, लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र का पुनर्वर्गीकरण का निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कहलाता है। और राजभाषा का उपयोग, मतलब सरकार कौन सी भाषा का उपयोग करती है उससे संबंधित। तो ये दोस्तों क्या है, साधारण बहुमत में इतने विषय शामिल होते हैं कि राज्यों का गठन, विधान परिषदों का गठन, वेतन भत्ते, निर्वाचन परिसीमन और राजभाषा उपनाम। तो दोस्तों ये जो साधारण बहुमत वाला होता है, मतलब 50+1, इसे क्या 50+1, इसे क्या संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जरूर शामिल है, ठीक है, कि 368 में इसका प्रावधान किया गया है, लेकिन इसे साधारणतः संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक है। तो 50+1 या साधारण बहुमत वाला संविधान संशोधन कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। अब दूसरा देखते हैं हम विशेष बहुमत से, कि उपस्थित सदस्यों का बहुमत मान के चलो 100 है, इनका बहुमत कितना 51 तो होना चाहिए। फिर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, ठीक है, मान के चलो कि 60 सदस्य है, 60 सदस्य का 2/3 ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 60 सदस्य उपस्थित है, 3 दूनी 6, 20, 40 सांसद, ठीक है। कि कुल सदस्यों का बहुमत 100 में से कितने हैं दोस्तों, 51 मौजूद है, ठीक है। 51 से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर 51 से कम नहीं होना चाहिए। मान के चलो 60 सदस्य, 60 सदस्यों का 2/3 कितना हो जाएगा, 40, 40 सांसद क्या होना चाहिए, होना चाहिए, तभी कहलाएगा विशेष बहुमत कहलाएगा। अब इसमें कौन कौन से जो विषय शामिल है दोस्तों विशेष बहुमत वाले में, कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, इनको थोड़ा घटा देना या बढ़ा देना, या इसमें किसी प्रकार के अन्य प्रावधान करना जिससे कि मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, ये विषय शामिल है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, भाग 4 का से संबंधित कोई विषय है। और अन्य प्रावधान जो पहले और साधारण बहुमत या जो संघीय व्यवस्था वाले में संशोधित नहीं है, वो इसमें क्या किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे, ठीक है। तो साधारण बहुमत क्या होता है दोस्तों, 50+1। विशेष बहुमत कि 50+1 तो होना ही चाहिए अनिवार्य रूप से, उससे अधिक भी हो सकता है। जब अधिक होगा, मान के चलो वो 60 है, तो उसका 2/3, 2/3 कितना हो जाएगा कि लगभग क्या होना चाहिए, 40 सांसद की क्या होनी चाहिए, स्वीकृति होना चाहिए। इसमें विषय मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और अन्य प्रावधान जो पहले और तीसरे भाग में सम्मिलित नहीं है। इसमें दोस्तों जो क्या रहेगा, इसे क्या संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है, ठीक है। इसे क्या कंसीडर किया जाता है कि यह संविधान संशोधन है, पहले वाले भाग को नहीं किया जाता है। अब जो तीसरा पैटर्न क्या है, तीसरा टाइप क्या है दोस्तों संविधान संशोधन का, उसको देखते हैं कि विशेष बहुमत और राज्य की स्वीकृति, संघीय ढांचे, ठीक है, के प्रावधानों से जुड़े आवश्यक। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति का चुनाव है दोस्तों, क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है हमारे देश का सर्वोच्च प्रमुख होता है, वो क्या सिर्फ केंद्र सरकार का सर्वोच्च प्रमुख है क्या, ठीक है, केंद्र सरकार के लिए माननीय गरिमा पद है और राज्य के लिए भी माननीय गरिमा पद है, ठीक है। जितना महत्व केंद्र सरकार के लिए है उतना ही महत्व क्या राज्य सरकार के भी लिए क्या है, राष्ट्रपति का महत्व है। तो उस जो क्या है पूरी संघीय व्यवस्था को क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करता है, प्रदर्शित करता है या निरूपित करता है। तो उससे संबंधित या उसके चुनाव से संबंधित जो भी प्रावधान रहेगा वो संघीय ढांचे से जुड़ा रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण, कि दोस्तों हमने 7वीं अनुसूची में हमने देखा है, ठीक है,
कि संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, इनमें अलग अलग विषय दिए गए हैं कि इनमें ये कानून बनाएंगे। संघ में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, और समवर्ती में दोनों। अगर टकराव होता है तो वो केंद्र फिर उसको वरीयता देगा। फिर जीएसटी दोस्तों, जीएसटी हमने 2017 में लागू किया, ये भी संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, तो इससे संबंधित। और स्वयं 368 जो 68 अनुच्छेद है, ये भी क्या है, संघीय ढांचे से संबंधित है। तो इसका क्या है दोस्तों कि पहले तो बहुमत होना चाहिए, ठीक है, 50+1 या 51। फिर 2/3 होना चाहिए, 2/3 उपस्थित और मतदान का, प्लस क्या होना चाहिए कि आधे से अधिक राज्य। कितने हैं दोस्तों, 28 राज्य है, 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14+1, मतलब 15 राज्यों की यहाँ अनुमति या स्वीकृति क्या होती है, आवश्यक होती है। तब ये किसके पास जाता है दोस्तों, प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, सिग्नेचर करता है, और फिर ये क्या बनता है, कानून बनता है। क्या बनता है, कानून बनता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक और बार रिकॉल करा देता हूँ कि साधारण बहुमत क्या होता है, 50+1, ये साधारण बहुमत होता है कि सदन की जो टोटल संख्या है उसका एक अधिक साधारण बहुमत होता है। विशेष बहुमत कि साधारण बहुमत मतलब 50+1 तो अनिवार्य रूप से मतलब मौजूद रहे, लेकिन उसमें उससे अधिक अगर लेते हैं तो उनका 2/3, 50+1 का 2/3 क्या रहना चाहिए, अनिवार्य रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए। फिर तीसरा क्या है कि जो संघीय ढांचे से संबंधित है, तो उनमें क्या रहेगा कि आधे से आधे क्या रहेगा, पहला कि साधारण बहुमत मौजूद रहे, साधारण बहुमत के बाद उसमें विशेष बहुमत रहे, विशेष बहुमत के साथ क्या रहेगा, आधे से अधिक राज्य, मतलब 15 राज्यों की स्वीकृति क्या होगी, अनिवार्य होगी। तो दोस्तों ये जो तीसरा वाला भी जो है, ये भी क्या कहलाता, संविधान संशोधन विधेयक कहलाता। ये तीन जो प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 368 में वर्णित है। कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ग्रहित किया है, जिसमें इस पहले वाले भाग को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। जो दूसरा भाग है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की जो स्वीकृति है, उससे क्या करते हैं, संविधान संशोधन के रूप में हम वर्णित करते हैं या मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब जो हमारी संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्यों की जाती है, कोई विशेष निकाय नहीं है, अमेरिका का संविधान सभा, संविधान सम्मेलन का प्रावधान नहीं है। जब दोस्तों बात की जाती है कि संविधान का निर्माण किसने किया है, संविधान सभा के द्वारा, तो जब निर्माण करने का अधिकार संविधान सभा को है, तो परिवर्तन के लिए भी तो हम संविधान सभा का गठन कर सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई जब संविधान सभा ने क्या किया, निर्माण करा है, तो संविधान में परिवर्तन करने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए ना। लेकिन नहीं है, लेकिन नहीं है, इसलिए क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। इसी प्रकार अमेरिका में क्या होता है, संविधान सभा या संविधान सम्मेलन क्या रहता है, वहाँ के संविधान में संशोधन करने के लिए गठित की जाती है, लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। यहाँ क्या केवल क्या है, संसद को आधिकारिकता है। फिर दूसरा, संसद केंद्रित, केवल संसद ही संशोधन शुरू कर सकती है, राज्य विधान परिषदों को समाप्ति को छोड़कर। कि जो संसद है या लोकसभा या राज्यसभा को ही क्या है कि संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है, राज्यों को नहीं है। क्या राज्य जो संविधान है राज्य का भाग नहीं है, इनको भी क्या होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए कि कुछ मामलों में हस्तक्षेप कर सके। फिर राज्यों की सीमित भूमिका क्या है कि केवल आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है, अमेरिका में 3/4 राज्यों की यानी 75% राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। जब हम संघीय की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे आधे से अधिक राज्य मतलब 15 राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है, जबकि अमेरिका में कितने, 75% राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है, या 3/4 भाग। समय सीमा नहीं है, राज्य विधानसभा के लिए संशोधन की मंजूरी देने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। जैसे कि दोस्तों हमने अभी यूसी से संबंधित, यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित जो कानून लाए थे, कि एक प्रकार से क्या था, जो हमारा संघीय व्यवस्था से संबंधित कानून था, जब ये राज्यों को स्वीकृति के लिए भेजा गया, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, या अन्य जो सत्ता विरोधी राज्य है या दक्षिण के जो राज्य लेते हैं, उन्होंने क्या करा, इसमें अपनी किसी प्रकार की सहमति नहीं दी, या अपनी जो समय सीमा में कोई भी जवाब नहीं दिया, तो इस प्रकार का होता है, विलंब उत्पन्न होता है। संयुक्त बैठक नहीं है, यदि दो सदनों में गतिरोध, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। कि जब देखो कि यार लोकसभा या राज्यसभा में बिल को पेश करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो देश से संबंधित हो, तो देश के लिए दोनों की बैठकें एक साथ नहीं हो सकती क्या, एक साथ बैठकें नहीं हो सकती क्या, हो सकती है, लेकिन प्रावधान नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। साधारण विधेयक जैसा संशोधन प्रक्रिया विधेयक की तरह ही केवल विशेष
बहुमत की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होती है आलोचना। अस्पष्ट प्रावधान न्यायपालिका के हस्तक्षेप की गुंजाइश छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने कोई संविधान संशोधन अगर कर दिया है तो एक लंबी प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन फिर भी उसमें क्या हो जाती है, गलती होने की संभावना मौजूद रहती। जहाँ गलती होगी दोस्तों वहाँ पे क्या रहेगा, कोर्ट क्या रहेगा, अपना हस्तक्षेप करेगा। इसलिए इसकी क्या होती है, आलोचना की जाती है। अब संशोधन प्रक्रिया का बचाव संतुलित दृष्टिकोण है कि लचीलापन और शक्ति के बीच संतुलन है। बिल्कुल है दोस्तों, कि हमने जो ब्रिटेन की प्रणाली है, ठीक, और अमेरिका की प्रणाली, ठीक है, ब्रिटेन की प्रणाली की जो साधारण बहुमत वाले 50+1 वाले जल्दी से पारित हो जाते हैं, मतलब संसद को ज़्यादा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। अमेरिका प्रणाली मतलब क्या होता है, संघीय व्यवस्था में तो क्या हो गया, आधे से अधिक राज्यों की अनुमति है। तो दोनों का एक प्रकार से देखा जाए तो मिले जुला रूप है। ये क्या होती है, बहुत अच्छी व्यवस्था, क्या विशेषता होती है दोस्तों। इसी संबंध में मध्यम मार्ग की बात, कि हमें भी सदैव क्या रहता है, इसी प्रकार का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने ये बात कही थी। ठीक, महात्मा बुद्ध ने भी ये बात की थी कि हमें अपने भोगों और हमारे संन्यास के बीच में एक साधारण जीवन जीना चाहिए। ना तो अत्यधिक भोगों में लिप्त होना चाहिए, ठीक है, और ना ही एक संन्यास या एक क्या रहता है, साधुवाद के जीवन को पूर्णतः सब कुछ त्याग देना। इन दोनों के बीच में संतुलन का जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। तो ये जो दोस्तों संतुलित दृष्टिकोण है हमारे संविधान की एक बहुत अच्छी विशेषता है। फिर अनुकूलन क्षमता के संविधान की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार ढालने की क्षमता। कि देखो दोस्तों, जब समाज में परिवर्तन हो रहा, देश में परिवर्तन हो रहा, परिस्थिति में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन हो रहा, तो संविधान में क्यों नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, ये आवश्यकता है, ये संविधान उसको पूरा करता है। सरल प्रक्रिया अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में आसान है। जो अमेरिका की प्रक्रिया है दोस्तों, लगभग 7 साल संविधान संशोधन की प्रक्रिया, या 10 साल भी चल सकती है, एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन भारत में क्या रहता है, अगर जब ज़रूरत होती है तो उसके अनुसार जल्दी भी प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। विविध तरीके कोई संशोधन प्रक्रिया शामिल है जो इसे अनुकूलनीय बनाती है। ठीक है, कि विविधता मतलब 3 प्रकार के संविधान संशोधन है, एक साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे संविधान की क्या है, उसकी कुछ अच्छी विशेषताएं भी है। अब संविधान संशोधन के संबंध में किसने कौन कौन सी बातें की गई है वो देखते हैं। पहला जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, इन्होंने क्या कहा था, संविधान को लचीला होना चाहिए ताकि एक जीवंत, सक्रिय और विकसित राष्ट्र की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। दोस्तों, परिवर्तन किस में होता है, जो दृढ़ है उसमें तो परिवर्तन होगा नहीं। भाई आप हम पत्थरों में क्या आग जला सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो कठोर है दोस्तों। हम मोम क्या रहता है, मोम का आकार परिवर्तन कर सकते हैं, रबड़ का आकार परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। इसी प्रकार क्या है, जो हमारा जो संविधान भी है, और जो उसकी विशेषता क्या है, लचीली है। ठीक है, तो इससे क्या होती है, राष्ट्र की आवश्यकताएं या ज़रूरतें पूरी होती है। फिर बी आर अम्बेडकर ने इस संबंध में क्या कहा कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल है, जो कठोर नहीं बनाती। ठीक है, इनने क्या कहा, जो प्रक्रिया है कि एक प्रकार से सरल है। और केसी वियर ने कि जो संशोधन प्रक्रिया में विविधतापूर्ण जो 3 बातें लिखी गई है, 3 जो अलग अलग प्रक्रिया है, ये बुद्धिमत्तापूर्ण एक प्रकार से बहुत अच्छी विशेषता इन्होंने कही है, लेकिन दुर्लभ भी है। अन्य दुर्लभ है मतलब जो दुनिया के अन्य संविधानों में इस प्रकार की विशेषता देखने को मिलती नहीं, कि संविधान का भाग है पर लेकिन उसे संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। दोस्तों, ये जी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी है, ये भीमराव अम्बेडकर जी है, और ग्रेनविल ऑस्टिन जी है। इन्होंने कहा संशोधन प्रक्रिया संविधान का सबसे सफल पहलू है, या काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पहलू है। ठीक, क्या क्या कहा दोस्तों, ये भी कभी कभी क्या हो सकता है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि उक्त कथन संविधान जो संशोधन से संबंधित है किसका है। कि संविधान को लचीला होना चाहिए, किसका है, नेहरू जी का है। जो संशोधन प्रक्रिया सरल है, किसका है, अंबेडकर जी का है। केसीबीएन ने जो प्रक्रिया है उसे बुद्धिमत्तापूर्ण प्रक्रिया कहा है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है, संविधान का जो सबसे पॉजिटिव या सबसे सफल या सबसे सक्सेसफुल भाग के रूप में इसे वर्णन किया है। निष्कर्ष क्या है कि भारतीय संशोधन की प्रक्रिया एक संतुलित तंत्र है। हम ओवरऑल देखते हैं दोस्तों, संतुलित है, जो संविधान को गतिशील बनाती है, मतलब समय परिस्थिति के अनुकूल बनाती है। इसके साथ मूल सिद्धांतों की भी रक्षा करता है। ठीक है भाई, जो मूल सिद्धांतों की रक्षा से तात्पर्य होता है कि जो केशवानंद भारतीवाद में बात कही है, ठीक है, कि क्या संसद संसद संशोधन कर सकती है संविधान में।
ठीक। लेकिन जो मूल ढांचा या मूल भावना जिसे कह लें, या जिसका मूल भावना बनाने वालों की, इसका हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मूल सिद्धांतों की क्या रक्षा करता है? अगर इस मूल भावना का, या जो मूल भावना के जो अवयव है उनका संसद क्या करती है, अपनी क्या रहता है, आवश्यकता अनुरूप या क्या करती है, हनन करती है, तो क्या कोर्ट उसका क्या करेगी, हमारे मूल जो कानून है उनकी रक्षा करेगी। आलोचना के बाद राष्ट्र की बदलती हुई आवश्यकता के अनुसार खुद को ढालने में सफल रहा है। दोस्तों, आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा, हमारा लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा, तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके दोस्तों से कह दीजिएगा कि आपको ऐसा ही बनाने के लिए आपका भाई मौजूद आ गया है, जो आपको रेगुलर पढ़ा रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो हर मनोकामना क्या हो, जल्द से जल्द पूर्ण हो, और ईश्वर आपको क्या रहे, सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।